मुख्तसर अंदरूनी खाना खबर। बात यह है कि आप जहनी तौर पर अब एक चीज़ समझ जाएं, अब जो भी हुकूमत आएगी ना वो बात मानेगी, नहीं समझे, उनकी बात मानेगी। किनकी बात मानेगी? उनकी, समझ गए ना, जिन्होंने हुकूमतें बनानी होती हैं। तो इसकी वजह से आपको अंडरस्टैंड करना है कि प्रोग्राम जो है ना वो इस्लामाबाद में तो देखा जाना चाहिए, लेकिन उसके गिरद नवा में भी बहुत सारे शहर हैं, वहाँ भी देखा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक अ टेक्सला, लाइक अ वाह, लाइक अ रावलपिंडी। अब आगे चलते हैं भाई। बात जो है ना उसकी गूंज होनी चाहिए, इधर उधर बात जानी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो है ना निशाना लगना चाहिए। तो ऐसा ना हो, वो मुझे याद है दावतों के अंदर कभी कभार लोगों को कोई पसंद आ जाता था, तो अब उस तक पहुँचा कैसे जाए। तो पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, ये व्हाट्सएप SMS वगैरह, तो रुका शुक्का बना के कुछ जो है वो फेंका किया करते थे। तो वो कहीं जाके कहीं लड़की की खाला को ना लग जाए, तो वो जाना सिर्फ लड़की के पास चाहिए। इसी तरह हमारा पैगाम भी जो है ना वो सही डाकखाने के पास जाना चाहिए, और अल्लाह का करम है वहाँ पहुँच भी जाता है। अब चलते हैं आगे। अब इशू ये, मैंने जैसे आपको बता दिया कि यू हैव टू रीच आउट टू द राइट सर्कल्स टू से द राइट थिंग दैट इज एक्सेप्टेबल। कल जो कुछ हुआ उससे ये पता लग रहा है कि FBR का जो रोल है वो है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन FBR अगर अपना काम सही कर रहा है, क्योंकि ये तो हमेशा कहते हैं ना FBR बहुत जबरदस्त, वेरी गुड, ये वो, फिर उसके बाद उसके चेयरमैन को ठुड मार के बाहर निकाल देते। समझ नहीं लगती यार ये क्या बात कर रहे हैं। यानी बिल्कुल ऐसी बात है कि आप कहें क्रिकेट टीम को बहुत मुबारक हो, क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, फिर जाके लात मार के हर खिलाड़ी को बाहर निकाल दें, बोले क्रिकेट में टीम पूरी बदल दी, कप्तान को भी निकाल दिया, तो कारकर्दगी बहुत अच्छी है, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। तो ये चीज़ समझ में नहीं आई मुझे। इसके माने ये हैं कि या तो FBR की कारकर्दगी ठीक नहीं, तभी चेयरमैन बदल रहा है ना यार, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ क्या? कारकर्दगी ठीक नहीं है, बात नहीं मान रहे, तो ही चेयरमैन बदल रहा होगा। अब इन्होंने देखो किस तरह का अनरियलिस्टिक टारगेट दे दी है। आप मुझे खुद बताओ, जो ये सर्कल्स में बात हो रही है, मैं नहीं कह रहा कि ऑफिशियल है, 35% आप रेवेन्यूज कैसे बढ़ाओगे? आपकी रियल GDP जो है वो 4 से 6% के दरमियान होगी, और आपकी जो है वो नॉमिनल GDP ग्रोथ जो होगी 12 से 18 के दरमियान होगी, अगर आपकी महंगाई की शरह कम है तो किस तरह 35% लाओगे? ये मेरी समझ से बालता है। अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अब कह रहे हैं आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ये बात भी मुझे समझ में नहीं आई। और बंदे तो सारे ही अच्छे हैं पाकिस्तान में, मैंने पहले बता दिया, पाकिस्तान में तो 2 ही बंदे खराब हैं, एक मैं और एक माविशियात, बाकी पूरा पाकिस्तान ठीक चल रहा है। ये तो ऐसे ही कोई लोग आ गए थे जनाब मीनारे पाकिस्तान पर, वरना आप लोग तो यार बहुत अच्छे हो। इधर एक मिसाल आपको ये भी दे दूं कि कौमे लूत की तबाही की वजह ये हुई कि 2 खूबसूरत फरिश्ते इंसान की शक्ल में, इंसानों की शक्ल में, लड़कों की शक्ल में आ गए। ये हम जिन्स परस्ती कौमे लूत, और फिर इनकी तबाही का बायस बनी ये वजह कि ये हुरैसर्स थे, हम जिन्स परस्त थे, और ये जो थे दूसरों को एक्सप्लॉइट करते थे, ज्यादती करते थे। तो खैर आप भी पढ़ लीजिएगा इसके मुतालिक, ये ऐप भी इस कौम के अंदर मौजूद है। तबाही अनकरीब है, अजाब आप लोगों पे कन्फर्म आएगा, ये मैं बता दूं। आप लोगों की हरकतें ठीक नहीं है, लेकिन कहते हैं कि बोलते रहना चाहिए, भले सुनने वाला सुने ना सुने, अनसुनी कर दे, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मैंने उस पस मंज़र में बताया जो मीनारे पाकिस्तान के अंदर जो आपके शरीफ लड़के थे जिन्होंने उबाश लड़की के साथ ज्यादती की, बदतमीजी की, है ना। आगे समझ तो आप गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक शर्म का मुकाम है, आपके लिए एक शर्म का मुकाम है कि आपके मुल्क के अंदर आप ऐसे करते हो। इसलिए आपको कौमे लूत की मिसाल दी है मैंने, ठीक है, कि कसूर उन खूबसूरत फरिश्तों का नहीं था, कसूर उन लोगों की गंदी नीयत और उन गंदे लोगों का था जो कौमे लूत में थे, और उन्होंने नाजायज़ तौर पे उनको इस्तेमाल करने की काविश कोशिश की, और उसके नतीजे में उन पे आज़ाब नाजिल हुआ, इस तक के हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी भी उस आज़ाब का निशाना बनी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू। बशारत कुरैशी साहब हमारे मेहमान होंगे आज। ये साबिक कमिश्नर इनकम टैक्स भी रहे हैं, इसके साथ साथ टैक्स उमूर के माहिर भी हैं। वेलकम करता हूं आपको बशारत कुरैशी साहब। थैंक यू जी, शुक्रिया। बशारत कुरैशी साहब, मेरे सामने तो इन्होंने बहुत लंबी फहरिस्त रख दी है कि मैं आपसे पूछता जाऊं। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, ज़ाहिरी बात है।
कुछ कारकर्दगी बेहतर हुई। बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, पेचीदगियाँ थी, आपने पहले भी जिक्र किया था, हुकूमत ने उसमें बेहतरी लाई। लेकिन यहाँ चंद चीज़ें ये हैं कि 6 चेयरमैन FBR बदल गए। उसके अलावा कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फुकदान है। डेटा हैकिंग स्कैंडल आ गया, पाकिस्तानियों की मालूमात जो हैं वो पब्लिक हो गई, और ये तो छुपा रहे हैं उसको क्योंकि इनकी आदत है, और हम तो अवाम हैं, सरकारी अफसर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, ना ही कोई आम आदमी करे तो वो तो जलील हो, जानवर वाला उसका हाल हो। लेकिन इतना बड़ा मैं कहूँ डेटा हैक हो गया, और मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा कि किसी की बर्खास्तगी की गई हो या हुई हो, हमें पता ही कोई नहीं। तो बात यह है कि ये दो नुकात हैं, पहले इनको देख लेते हैं, फिर जो अच्छी बातें उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये बताएं कि कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, ये छठा चेयरमैन FBR क्यों आ रहा है अगर कारकर्दगी इतनी अच्छी है? अली साहब, कारकर्दगी का जहाँ तक सवाल है, मेरा ख्याल है FBR की कारकर्दगी बाकी तमाम डिपार्टमेंट से अभी तक बेहतर है। अगर आप मुल्क के बाकी जो डिपार्टमेंट हैं उनको देखें, उनके साथ कंपैरिजन करें, तो FBR इज़ फार बेटर दैन दोज अदर डिपार्टमेंट्स। जहाँ तक ये इस बात का तल्लुक़ है कि चेयरमैन पे दर पे चेंज होते रहे हैं, बहरहाल वो एक बेहतरी की सूरत लाने के लिए ही किए गए हैं। स्पेशली जो शबर जैदी साहब आपके दोस्त आए थे जी जी, उस वक्त गवर्नमेंट का बहरहाल एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था, प्राइवेट सेक्टर से लेके आए थे जो वाकई टैक्स एक्सपर्ट थे जी। जो टैक्स कलेक्ट करवा सकते थे, रिफॉर्म्स ला सकते थे। तो गवर्नमेंट का बहरहाल नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता। पॉलिसी बहरहाल कंसिस्टेंट है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के चेयरमैन चेंज होते रहे हैं। जी सर। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे और भी जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग वो रहे हैं जो कि इनर सर्कल में रहे हैं। सिर्फ शबर जैदी साहब जो थे वो ज़ाहिर बात है अक्रॉस द टेबल के आदमी थे जो कि इस तरफ आ गए। तो हैरानगी की जो बात है वो कुछ इस नोयत की ये है कि जैसे आपने कहा कि मवाजना किया जाए तो कारकर्दगी FBR की आप बेहतर तस्वुर कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एडहोकिज्म की क्या ज़रूरत है। क्या आप बिलीव करते हैं कि कंटिन्यूसली चेंज करना चाहिए चेयरमैन FBR को, या आपको लगता है कि उसको एक मखसूस उसका भी टेन्योर होना चाहिए जैसे स्टेट बैंक गवर्नर का है, बाकी लोगों का? ऐसी पूछ रहा हूँ आपसे। देखें जी, टेन्योर पोस्टिंग अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, और ये एक और भी फैसला होना चाहिए कि ये चेयरमैन FBR जो है ना टैक्सेस सर्विस से ही होना चाहिए, कस्टम से हो, इनकम टैक्स से हो, बाहर का बंदा लाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बिज़नेस कम्युनिटी से अगर कोई आ जाए, जैसे शब्बर साहब आए थे, वो इट वाज ए गुड स्टेप, क्योंकि शब्बर साहब को दोनों तरफ का पता था, बिज़नेस प्रैक्टिसेस का ही पता था, और उनको यही पता था कि कहाँ लूप होल्स हैं, और वो एक बेहतर चॉइस थे। लेकिन यह है कि जो DMG के लोग आते रहे हैं वो इस डिपार्टमेंट के लिए कोई उनके दौर में कोई खातर खा मैं नहीं समझता कि कोई टैक्स में इस तरह इजाफा हुआ है जिस तरह के हमारे अपने जो लोग होते हैं उनके अदवार में होता है। तो बहरहाल मैं आपकी इस तजवीज़ को के साथ हूँ कि टेन्योर पोस्टिंग होनी चाहिए, ताकि काम करने वाले को भी पता हो कि मैंने अपनी टीम बनानी है और काम लेना है, और उसको टारगेट जो मीट करने हैं उसका भी पता हो। अच्छा, यहाँ पर हम आगे चलते हैं। एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो डेटा हैक का मामला है, जिसे हम लोग तो वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, अलमारी के अंदर डाल रहे हैं, छुपा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी लेवल का डेटा ब्रीच है। इसके ऊपर तो सज़ाएं होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोगों ने इतना बड़ा IT सेटअप बनाया हुआ, IT चैम्पियन फलां बंदा को PhD भी आप लेकर आए थे, बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट किए। तो सर एक सॉफ्टवेयर भी सर लीगल ले लेते, पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ किया? जो बात बाज़गश्ती में वो बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये आप मुझे बताएं, आपने पहले भी देखा होगा, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाह रहा, लेकिन बहुत लोगों ने स्पेयर हेड किया है इसको मल्टीपल डायरेक्शन से इसको ऑटोमेट करने में। ये कैसे हैक हो गया सर? देखें जी, ये टोटल नाहली है, और ये नाहली ज़्यादा प्राल की है। ये इसमें चेयरमैन FBR को कुर्बानी का बकरा बना दिया, ये जेली इदारा जो है। जी जी, एक्चुअली प्राल जो है ना, वो सारा जो FBR का सिस्टम है जी, जो कंप्यूटराइज्ड काम हुआ है, उसका सारा पहले दिन से ही जो पाकिस्तान ऑटोमेटेड जो कंपनी है, प्राल जो है रेवेन्यू ऑटोमेटेड कंपनी, तो एक्चुअली ये इनकी जिम्मेदारी है। हुआ ये कि जो अखबारों की हद तक मुझे भी इल्म है कि किसी प्रीमियर एजेंसी ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था 48 आवर्स पहले कि जनाब ये होने वाला है, और FBR ने जो है वो कोई इसको रोकने के लिए कोई
सीरियस स्टेप नहीं लिया। चेयरमैन साहब तो इसी चक्कर में चले गए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पराल के हेड हैं उनका भी वो भी उनका हेड भी रोल होना चाहिए था। एक्चुअली वो मेन रिस्पॉन्सिबल फिगर जो हैं वो हैं। तो बाकी ये जो है आपने कहा पायरेटेड है, ये सारी दुनिया को पता था कि पायरेटेड है या इलीगल है या एंड ऑफ लाइफ पे खड़ा था। $80 मिलियन रिपोर्टेडली वर्ल्ड बैंक ने दिए हुए हैं इसको अपग्रेड करने के लिए, इसको लीगलाइज करने के लिए, लेकिन वो पैसे एज इट इज़ पड़े हुए हैं और यूटिलाइज़ नहीं हुए। इस तरह वीबाग सिस्टम जो है उसके लिए भी 50 मिलियन पड़े हैं, उसको भी ना अपग्रेड किया जा रहा है ना उसको सिक्योर किया जा रहा है। तो ये सीरियस मसाइल हैं। तो इस पर मैं FM साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा इसको देखें और ताकि आइंदा इस किस्म के लैप्सेस ना हों। बाकी डाटा तो दुनिया में कहीं भी चोरी हो सकता है और होता है। हाँ, लेकिन ये इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी फ़र्क होती है। आपको पता होगा कि डेफिनेटली गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज व्हेन इट कम्स टू द कॉर्पोरेट जिसे आप कह सकते हैं वर्ल्ड। लेकिन इशू ये होता है कि प्रिवेसी मैटर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने बहुत करीबी लोगों को भी नहीं बताते, लेकिन आपको FBR को डिस्क्लोज करना लाजमी है। आप जानते होंगे सच एज योर सोर्स एंड सोर्स ऑफ फंड्स, द वेल्थ, वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, वेयर इट्स गोइंग। इनफैक्ट अगर आप एक मेरे ख्याल FBR के पास जितने स्वीपिंग पावर्स हैं, कोई भी अपनी किसी राज को, फाइनेंशियल राज को खुफिया नहीं रख सकता। एम आई करेक्ट? ऑडिट के अंदर उसको हर चीज़ रिवील करनी पड़ेगी चाहे। तो इस तरह का डेटा इतना एक्सपोज होना, सर इसके ऊपर तो हेड्स शुड रोल, कहना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं आप? नहीं, वो देखें चेयरमैन साहब तो चले गए। एक्चुअली मैंने जैसे अर्ज़ किया कि पराल वालों को भी दे शुड हैव बीन टेकन टू टास्क, तो उस तरफ भी थोड़ी गवर्नमेंट की तवज्जो होनी चाहिए। ये बात आपने की है, ज़रूर मेरे ख्याल से वो इस सिलसिले में काम करेंगे। असल में होता ये है कि ना हमारे मुल्क में सरकारी अफसर को कभी कोई सज़ा नहीं होती, ये मैं आपको बता रहा हूँ। करप्शन तो दूर की बात है, उसने अगर नेग्लिजेंस भी की हो तो हमारे मुल्क में उसको कोई सज़ा वज़ा नहीं मिलती। इशू ये होता है कि आम आदमी कर ले तो उसकी हालत वो उस वाले जानवर की करते हैं जो हम घर में जिसे दाखिल नहीं होने देते। तो आपके ख्याल से क्या ये मुल्क आगे चल सकता है? मेरे भाइयों, अगर आपका ये एटीट्यूड रहेगा और आपके कवानीन और आपका निज़ाम इस नोयत का होगा तो फिर मसला हल कभी नहीं होगा। तो इशू हमें अंडरस्टैंड करने के इश्यूज़ हैं क्या। यहाँ पर मैं बशारत कुरैशी साहब आपकी जानिब दोबारा से आता हूँ। बजट के मुतालिक मैं चाह रहा था कुछ बात हो जाती। बजट के अंदर आपको पता है फाइनेंस बिल जो है वो एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है और उसके रेवेन्यू के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में भी आप बता रहे थे कि इसमें चंद अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो मैं चाहूँगा उनकी भी आप निशानदेही करें कि कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हुई हैं। जी बेशक, ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। इसमें मैं समझता हूँ जो फाइनेंस मिनिस्टर का विजन था, जो वो चाह रहे थे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो, लोगों को काम करने दिया जाए, क्योंकि उनका तो ये है कि काम होगा, बिज़नेस होगा तो टैक्स जो है वो बिज़नेस का डिविडेंड है। तो उन्होंने इस सिलसिले में बहुत सारे बजट में चेंजेस उन्होंने करवाई हैं, जिसके लिए वो भी काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि तारक चौधरी जो मेंबर टैक्स पॉलिसी हैं मौजूदा, शायद वो छुट्टी पे जा रहे हैं, उनका भी बहुत सारा रोल है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बयान करता हूँ जो मेरा ख्याल है हाईलाइट नहीं हुई। बजट पे जो तनकीद हुई, जो एंटी बिज़नेस चीज़ें समझी गई या एंटी बिज़नेसमैन समझी गई, उन पर बहुत शोर गोगा हुआ। लेकिन जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में होता है कि इग्नोर हो जाते हैं, हम उनका नाम ही नहीं लेते। देखिए, इनकम टैक्स में एक बहुत चेंज आई है, वो ये है कि लोगों को नोटिसबाजी बहुत हो रही थी और इलीगल और हैरेसमेंट वाले नोटिस इशू हो रहे थे, जिसमें एक सेक्शन था 122(5)A, उसका बहुत मिस यूज़ हो रहा था, एब्यूज़ हो रहा था। तो FM साहब की डायरेक्शन पे ये इसमें से जो इंक्वायरीज़ करने का इख्तियार था वो FBR के ऑफिसर से ले लिया गया है। यानी अब वो इंक्वायरी नहीं कर सकते 122(5)A में, यानी 122(5)A का डंग उन्होंने निकाल दिया है। तो उससे मैं ये समझता हूँ कि बिजनेसमैनों ने सुख का सांस लिया होगा। इसके अलावा ये जो अमेंडमेंट का ही सेक्शन है 122, ये 5-5, 6-6 साल ऑडिट होता रहता था, एक नोटिस इशू किया जाता था, लटका दिया जाता था, बंदा ट्रांसफ़र हो जाता था और लोगों के सर पे एक तलवार, एक टेंशन की तलवार लटकी रहती थी। उसमें यह हुआ है कि अब लिमिटेशन कर दी है कि नोटिस इशू करने के 120 दिन के बाद आपने उसको फ़ाइनल करना है। फर्दर 90 डेज़ की एक्सटेंशन है, लेकिन उसको स्ट्रक्चर्ड कर दिया है। ये नहीं है कि आप लटका के बैठे रहें और बिजनेसमैन
डूम्सडे तक परेशान बैठा रहे। तो ये इस सेक्शन में जो है ना बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं, जिससे लोगों ने बड़ा सुख का सांस लिया है। इस तरह ये आप अक्सर बात करते हैं, लास्ट टाइम भी आपने बात की कि लेडीज़ के लिए कोई कुछ सहूलत होनी चाहिए टैक्सेशन में। जी। तो एक स्पेशली ये प्रोविजंस लाई गई हैं जो लेडीज़ बिज़नेस वो करने वाली हैं, उनके लिए टैक्स में रिडक्शन है 25%। वेरी गुड। चाहे कोई इंडिविजुअल लेडी करें, एओपी बना के करें, या कंपनी हो जिसमें सारी डायरेक्टर्स जो हैं वो लेडीज़ होंगी, उनको टैक्स में रिडक्शन दी गई है 25%। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। इसके अलावा अच्छा काम हुआ है। एक छोटी सी ब्रेक लें और भी सारे अच्छे काम बताएंगे सारे एक साथ, ये तो फिर लोगों में वो रह जाएगी ना, थोड़ी सी सस्पेंस भी क्रिएट करना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बशारत कुरैशी साहब के साथ बात कर रहे हैं। बशारत कुरैशी साहब हमें बता रहे थे कि हुकूमत ने बहुत सारे अच्छे इकदाम लिए हैं इस बजट के अंदर। तो ख़वातीन के लिए भी अच्छे इकदाम लिए हैं, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को इनक्रेज करने के लिए उनको टैक्स में छूट दी है। मैं चाहूँगा मज़ीद भी आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे थे उनकी भी बात करें। जी बशारत कुरैशी। अच्छा जी, मैं आपको एक सेक्शन 122 के हवाले से कुछ अर्ज़ कर रहा था। तो एक हमारा सेक्शन है 122A, जिसमें कोई अगर प्राइमा फसाई एक हार्श असेसमेंट हो गई है, इलीगल असेसमेंट हो गई है, तो उसमें जोनल कमिश्नर अपील के अलावा जोनल कमिश्नर भी उस ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो वो जब 122A होता है, कोई कमिश्नर जोनल कमिश्नर ऑर्डर पास करता है, तो उसकी भी लिमिटेशन होगी कि जब वो वापस भेजेंगे कमिश्नर साहबान, तो जो कंसर्न्ड ऑफिसर हैं वो 120 डेज़ में उसको दोबारा एज़ पर लॉ करने के पाबंद हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन करके इसको भी स्ट्रक्चर्ड कर दिया है, जो इससे पहले बिल्कुल ही वाइड ओपन था, यानी ऑफिसर की मर्ज़ी है, करे ना करे, कोई लिमिटेशन नहीं थी। तो उसमें भी लिमिटेशन डाल दी है। तो इससे ये सारे जो इक़दाम किए हैं FBR ने फाइनेंस मिनिस्टर की डायरेक्शन में, तो उससे ये है कि लोगों को बहुत सारी सहूलत मिलेगी। अच्छा, इस तरह ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ का कंसेप्ट लेके आए हैं, जिसमें दो कैटेगरी बनाई हैं। एक 100 मिलियन तक जिनकी टर्नओवर है, एक 250 मिलियन तक है, 100 से 250 तक, उनके लिए टैक्स जो है वो 7.5% है, यानी आम टैक्स रेट से बहुत ही ज़्यादा कम है। और जो कैटेगरी 2 वाले हैं उनके लिए 15% टैक्स है, और वो टर्नओवर की बेसिस पे भी अपना टैक्स दे सकते हैं। और फिर यह है कि 148 अगर बाहर से वो रॉ मटेरियल या कुछ भी मंगवाते हैं, कैपिटल गुड्स, तो उस पर जो टैक्स है वो भी एडजस्टेबल है, जो सप्लाईज़ पे टैक्स है वो भी एडजस्टेबल है। तो यानी ये बहुत ज़्यादा एक मैं समझता हूँ कि एक फैसिलिटेटिव कंसेप्ट दिया है और स्टेप्स लिए हैं, जिनसे बिज़नेसमैनों को फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसको ये जो रजीम नई आई है जिसमें ये रिड्यूस्ड टैक्स हैं, इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, इसी तरह टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टेलीकॉम सेक्टर है, उसको इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया गया है। उससे उनको बहुत सहूलत होगी, स्पेशली बैंक फाइनेंसिंग में, और कॉमर्स मिनिस्ट्री से जो उनका डीलिंग होगी उसमें उनको फैसिलिटी होगी। इस तरह ये स्पेशल टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए हैं, यानी जोन बनाए जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से एग्जम्पशन दी गई है। टर्नओवर टैक्स से एग्जम्पशन दी हुई है, ऑर्डर से एग्जम्पशन दे दी गई है, कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट पे जो है वो उस पर एग्जम्पशन दी गई है। तो ये सारे एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे मैं समझता हूँ कि पब्लिक को बहुत सारा फ़ायदा होगा। इस तरह विद होल्डिंग प्रोविजंस हैं। आप देखें, ये जो ट्रांजिशनल एक चैप्टर था कि जिसमें विद होल्डिंग की प्रोविज़न है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम फेज़ आउट हो जानी थी, लेकिन वो बढ़ती वो Z तक चली गई। 236 से शुरू हुई, 236 A B C D Z तक गई हैं। तो उसमें से इस दफ़ा 3-4 जो हैं वो मर्ज कर दी गई आपस में, और 12 जो हैं विद होल्डिंग प्रोविज़न वो ख़त्म कर दी गई हैं। इससे भी लोगों को ये एक शिकायत दूर होगी कि जहाँ भी जाएँ वहाँ पर टैक्स की विद होल्डिंग होती है, और बाद में ना उसका क्रेडिट मिलता है ना उसका रिफ़ंड मिलता है। तो ऐसी ये अब जो जिस नीयत से वो काम किया गया था कि ये फ़ेज़ आउट होंगी, अब उन्होंने FBR वालों ने उसको फ़ेज़ आउट करना शुरू कर दिया गया है।
तो ये सारी एक ऐसी बातें हैं जिससे फिर प्रॉपर्टी इनकम है, ये एक सेपरेट ब्लॉक में असेस होती थी, एक स्लैब अलहदा था, उसको नॉर्मल लॉ में कर दिया गया जिस तरह शुरू में होता था। उससे ये है कि बड़े लोगों पे टैक्स ज़्यादा लगेगा प्रॉपर्टी का और छोटे लोगों को फ़ायदा होगा, वरना जो सेपरेट ब्लॉक वाला ब्लॉक टैक्सेशन थी उसमें छोटे लोग ज़्यादा टैक्स देते थे और बड़े लोग बच जाते थे। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ें इस दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। सेल टैक्स में जैसे कॉटेज इंडस्ट्री है, मुद्दतों से उसकी टर्नओवर जो 3 मिलियन थी अब उसको बढ़ा के 10 मिलियन किया गया है। यानी वक्त के साथ साथ जो चीज़ें जिस तरह इंडेक्सेशन वाला मामला कर रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है अदरवाइज़ यानी मटीरियली, तो वो चीज़ें भी साथ साथ अब उन्होंने रेगुलराइज करना शुरू कर दी है, इंडेक्सेशन करनी शुरू कर दी है। फिर ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये कंसेप्ट नया है, इस पे भी प्रॉपरली FBR ने एक कॉग्निजेंस लिया है और ऑनलाइन मार्केटिंग की डेफिनेशन सेल टैक्स में इंट्रोड्यूस करवाई है। फिर आप ये कह रहे थे कि 35% टैक्स किस तरह बढ़ेगा। एक्चुअली टैक्स टू GDP रेशो का गैप बहुत बड़ा है जी। वो गैप अगर पूरा हो जाए, जैसे हम बहुत अरसे से 10 के आसपास फंसे हुए हैं, 11, 12, 13, 14, 15 पे ले जाएं तो ये सारा गैप जो है 6 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन का यानी 8 ट्रिलियन तक गुंजाइश है, कैपेसिटी है इस सिस्टम में। इस बिज़नेस के साथ भी अगर टैक्स एवेजन ख़त्म कर दी जाए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो जाए और लोगों की को इनकरेज भी किया जाए। अब ये रिटेलर जो हैं, मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि रिटेलर जो हैं वो टैक्स सही नहीं दे रहे और रिटेलर पाकिस्तान का अमीर तरीन और एक्सप्लॉयटेटिव तबका है जी। इस पे भी FM की ख़ास तो जो है, इससे पहले भी एक इनिशिएटिव चल रहा था पॉइंट ऑफ सेल का कि यानी वो इंटीग्रेट किया जाए उनकी मशीनों को जो पॉइंट ऑफ सेल लगा के, ताकि उनकी रियल टाइम जो सेल है वो FBR के साथ फौरी तौर पे इंटीग्रेट हो जाए और FBR में उसका रिकॉर्ड चला जाता रहे। एक्चुअली उसमें जो शॉपकीपर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको ये इशू नहीं है कि जी टैक्स हमारा बढ़ेगा यानी डायरेक्ट बढ़ेगा। एक्चुअली तो मेरे आपसे सेल टैक्स लेना है, सेल टैक्स कलेक्ट करके आपने दे देना है, लेकिन होता ये है कि जब ये चीज़ सामने आएगी तो उनके सेल्स भी सामने आएंगी। मैं यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंसर्न हैं जिन्होंने इतनी थोड़ी सेल्स शो की हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। एक इस्लामाबाद में बेकरी है, उसकी यहाँ पे ब्रांचेस भी हैं कराची की। पिछले साल उन्होंने 36 लाख टोटल साल की सेल शो की है, यानी 10,000 रुपये पर डे, ये जो मजाक है। अब पॉइंट ऑफ सेल लग जाएगा तो उनकी सेल सामने आ जाएंगी। एक्चुअली जो रिटेलर्स को खौफ है वो अपनी सेल सामने आने का है। जब सेल आएगी तो ज़ाहिर है उन पर मिनिमम टैक्स टर्नओवर भी लगेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। और सेल टैक्स जो है पॉइंट ऑफ सेल लगाने से इस पर बहुत ही ज़्यादा FBR के एमसीज है, FM की एमसीज है, चेयरमैन FBR के एमसीज है, जो नए चेयरमैन आए हैं इनका ये ख़ास तौर पे साजिदुल्लाह सिद्दीकी बैठे हुए हैं वहाँ पे, इस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो 35% ग्रोथ है, अगर आपको याद हो तो मैं अपने पिछले 3-4 आपके साथ जो सिटिंग हुई है, मैंने हर दफ़ा कहा था कि बजट हो जाएगा और बजट हो गया। आप उस वक्त हैरान होते थे कि बजट कैसे होगा। तो बजट में गुंजाइश बहुत है, ये 35% ग्रोथ पॉसिबल है प्रोवाइडेड के डिलीजेंटली, ऑनेस्टली और विद क्लियर कट डायरेक्शन काम किया जाए। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह होपफुली हम कुछ बेहतर काम कर लेंगे। एक इक्वेशन रखता हूँ और फिर वो आप फैसला कीजिएगा सही है या गलत है, बट ये नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स के ऊपर जो FBR की कंस्ट्रेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। 50% पाकिस्तान की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिशियल बयान है। मेरे ख्याल से शायद 60% हो, लेकिन 50% कंसिडर कर लेते हैं। दैट मीन्स 50% ऑफ दीज कैन नॉट बी टैक्स पेयर्स। हमारे सियासतदान तकरीरों में कहते हैं कि जी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 65% हमारे लोग जो हैं वो 28 साल की उम्र से कम है, मैनी ऑफ दोज आर नॉट अर्निंग। ठीक है जी, तो चलें इस हिसाब से सिर्फ बाकी बच गए 20%। 20% में